नमस्कार। आज बात होगी शाहिद लतीफ़ की, उस मास्टरमाइंड की जिसे पठानकोट हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बड़े ऑपरेशन में उसे खत्म किया गया। तो चलिए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये कहानी अपनी शुरुआत से शुरू नहीं होती है। इसकी शुरुआत होती है इसके अंजाम से। तारीख थी 11 अक्टूबर 2023 और जगह थी पाकिस्तान का सियालकोट शहर। ये एक बिल्कुल आम सी सुबह लग रही थी, लेकिन जो कुछ ही पलों में होने वाला था वो इसे हमेशा के लिए यादगार बनाने वाला था। और बस कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म। वो शख्स जिसका नाम सालों से भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, अपनी ही जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन इस खात्मे ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये समझने के लिए कि आखिर क्यों उसे निशाना बनाया गया, हमें दशकों पीछे उसकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। एक मामूली घुसपैठिए से एक हाई वैल्यू टारगेट बनने तक का उसका यह सफर काफी लंबा और पेचीदा था। देखिए, भारत की जेल में बिताया गया ये वक्त उसके लिए कोई सुधार का मौका नहीं बना, बल्कि यहीं पर वो और भी ज्यादा कट्टर हो गया। और यहीं उसकी मुलाकात हुई जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर से। दोनों की दोस्ती यहीं से परवान चढ़ी। तो जब वो पाकिस्तान लौटा तो वो सिर्फ दोबारा आतंक की दुनिया में शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसे एक बड़ा ओहदा दिया गया। वो बन गया जैश ए मोहम्मद का एक खास लॉन्चिंग कमांडर। मतलब अब उसका काम था भारत में नए आतंकियों को भेजना। और अपनी इसी नई भूमिका में उसने अपने सबसे बदनाम हमले को अंजाम दिया। जब जांच हुई तो पता चला कि इस पूरे हमले का हैंडलर लतीफ़ ही था। निर्देश देना, हथियार पहुंचाना और हमले का एक एक कदम, सब कुछ उसी ने प्लान किया था। और इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। हमने अपने 7 जवान खो दिए। अब लतीफ़ भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था, लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा था, जैसे उसे कोई छू भी नहीं सकता। पर साल 2023 आते आते माहौल बदल चुका था। भारत ने अब एक नई, ज्यादा आक्रामक और गुप्त रणनीति अपना ली थी। एक के बाद एक हुई हत्याओं ने आतंकियों के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि लतीफ़ जैसे कई बड़े नाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पनाह में चले गए। अब सवाल ये था कि ISI की सुरक्षा घेरे में बैठे इस हाई वैल्यू टारगेट तक पहुंचा कैसे जाए। सीधी सी बात है, डायरेक्ट अटैक तो मुमकिन था नहीं। तो जरूरत थी एक ऐसे प्लान की जो सीधा लतीफ़ पर नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ बुने जाल पर वार करे। तो प्लान ये था कि सीधे लतीफ़ के पीछे जाने की बजाय एक ऐसे मोहरे को पकड़ा जाए जो हमें उस तक ले जाए। और वो मोहरा था मोहम्मद उमैर। ये बांग्लादेश से पाकिस्तान में हथियार सप्लाई करता था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उसे ट्रैक किया, क्योंकि उसका नेटवर्क उन्हीं गैंग्स को हथियार देता था जिनसे लतीफ़ को हथियार मिलते थे। उसे बांग्लादेश में पकड़ा गया और उसके सामने एक डील रखी गई। और यही थी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। हर सुबह नमाज के लिए वो मस्जिद में अपने बॉडीगार्ड्स के बिना अकेला जाता था। प्लान तो तैयार था, लेकिन पहली कोशिश नाकाम हो गई। तो पहली कोशिश तो फेल हो गई। जाहिर है प्रेशर और बढ़ गया था। लेकिन दूसरी बार के लिए प्लान में एक छोटा मगर बहुत जरूरी बदलाव किया गया। इस बार मस्जिद के अंदर ही अपने लोग बिठा दिए गए थे, ताकि यह पक्का हो सके कि लतीफ़ किस दरवाजे से बाहर आएगा। कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। लतीफ़ तो खत्म हो चुका था, मिशन कामयाब हो गया था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ऑपरेशन के बाद उमैर और उसकी टीम भागने के लिए लाहौर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इस पूरे मिशन का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा था। लेकिन सुनिए, उसका पकड़ा जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये भी प्लान का ही एक हिस्सा था। असल में रॉ ने खुद ही उसकी लोकेशन पाकिस्तानी पुलिस तक पहुंचाई थी। तो सोचिए, उमैर का पकड़ा जाना मिशन का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा था। असल में ये प्लान सिर्फ एक आतंकी को खत्म करने का था ही नहीं, बल्कि ये तो एक तीर से 2 निशाने साधने की पूरी तैयारी थी। मतलब अपने ही एसेट की कुर्बानी देके भारतीय खुफिया एजेंसियों ने न सिर्फ एक बड़े आतंकवादी को खत्म किया, बल्कि उस पूरे सप्लाई चेन को भी तोड़ दिया जो उसे हथियार मुहैया कराती थी। जाहिर है पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए। भारत ने हमेशा की तरह इन आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन जो मैसेज देना था वो साफ साफ दुश्मन तक पहुंच चुका था। तो पठानकोट हमले का बदला लेने वाले इस पूरे ऑपरेशन के बाद एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या ये आतंकवाद से लड़ने की एक नई रणनीति है? एक खामोश लेकिन बेहद असरदार तरीका, जो आने वाले वक्त में लड़ाई के सारे नियम बदल कर रख देगा?